वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 2 दिसंबर 2021 और 2 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न से संबंधित दिया था। आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार इस मामले में पहले स्थान पर है। अब यहाँ पर बात आती है ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, इस रिपोर्ट का क्या नाम है। तो आपको बता दूं ये जो रिपोर्ट जारी किया गया इस रिपोर्ट का नाम था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और जो रिपोर्ट जारी किया गया ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार इस मामले में पहले स्थान पर है। कुपोषण की अगर बात किया जाए तो बिहार में सर्वाधिक कुपोषण दर है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना यह दे दूं कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक के सारे प्रश्नों को इस पीडीएफ में सम्मिलित किया गया जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हम यहाँ पर इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें वे सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया जो कि मूल रूप से बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेजेज की तो 153 पेज इस पीडीएफ में और यहाँ पर प्रश्नों की जो संख्या है लगभग 950 है। तकरीबन आपको यहाँ पर 950 प्रश्न देखने को मिलेगा और ये सारे के सारे प्रश्नों का विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है अगर आप इस पीडीएफ को पूरी तरह से याद कर लेते हैं या फिर इसे पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये 100% आपसे वादा है। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। जो लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बता दूं कि जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू हमारे इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में और साथ साथ हमारे जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और बताएं कि बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है कि बिहार विधानसभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1921 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में डिटेल में बता दूं कि हाल ही में बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है जो कि 29 नवंबर से शुरू होकर के 3 दिसंबर तक चलेगा। अब यहाँ पर आप लोग एक करेक्शन कीजिएगा। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी एक बार मैंने पहले भी आपको दिया था, जहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। 3 दिसंबर की जगह मैंने आपको 5 दिसंबर बताया था जो कि गलत है। ये 29 नवंबर से शुरू होकर के ये 3 दिसंबर तक चलेगा बिहार विधानमंडल का ये शीतकालीन सत्र। और अगर हम बात करें बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी तो आप यहाँ पर इस पॉइंट में देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा की स्थापना 1921 में हुई थी और हाल ही में बिहार विधानसभा का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार दौरे पर आए थे। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक शब्द आया है शीतकालीन सत्र। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको शीतकालीन सत्र के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आस्था दीपाली इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपके प्रश्न बन सकते हैं कि आस्था दीपाली बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो कंप्लीट चीजें एकदम से विस्तार में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दो कि साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने एवं बाल कविता संग्रह जादू की छड़ी के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर की आस्था दीपाली को द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान दिया गया है। यह अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। इस सम्मान का नाम है रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान। ये इसका दूसरा संस्करण था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना और इसके मतलब कह सकते हैं जो सम्मानित हुए हैं इनका नाम है आस्था दीपाली और ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है आस्था दीपाली। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह सम्मान उन युवा साहित्यकार को दिया जाता है जिनकी एकल पुस्तक प्रकाशित होती है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में आस्था दीपाली को बाल दिवस के उपलक्ष्य में जवाहर भवन दिल्ली स्थित राजीव गांधी फाउंडेशन में संदर्भदाता के रूप में आमंत्रित किया गया था। और अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर की तो मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है और बिहार में 9 प्रमंडल है। इसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। और मुजफ्फरपुर में ही बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है।
और साथ साथ यहाँ पे हमने एक और पॉइंट को लिखा है कि मुजफ्फरपुर में 25 अक्टूबर 2021 से प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर से रिलेटेड और भी कई सारे प्रश्न बने हैं करंट अफेयर्स के, सभी चीज़ों का आप लोग यहाँ से रिवीजन देते रहिए। सभी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं ऑलरेडी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो उस पीडीएफ को, यानी कि जो बिहार स्पेशल पीडीएफ है, आप उसे परचेज करके ये सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो लोग बीपीएससी मेकर ऐप पर मेंबरशिप लिए हैं और साथ साथ जो लोग हमारे पेड मेंबर हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो ऐसे मेंबर को इसे परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी ये मतलब दोनों जगह सेंड किया जा चुका है। चलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिला के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अभी हाल ही में लिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय क्यों लिया गया है। कंप्लीट जानकारी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है सासाराम रोहतास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि लोगों को शुद्ध हवा मिले, वो पर्यावरण संरक्षित रहे, इसलिए सासाराम रोहतास जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। अब ये पहल क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जापानी तकनीक से पौधा लगाने का पहल शुरू किया गया है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जापानी तकनीक से पौधे लगाए जाएंगे, जो कि 2 या फिर 3 दशक में जंगल का रूप ले लेगा। कहने का तात्पर्य यह कि 20 से 30 मतलब के वर्षों में एक प्रकार से जंगल का रूप ले लेगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा, इससे जहां एक तरफ पर्यावरण संरक्षित होगा, वहीं दूसरी ओर लोगों को शुद्ध हवा भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसे ध्यान रखते हुए ये मतलब फैसला किया गया है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि जापानी तकनीक से लगे पौधे कम जगह में लगेंगे और साथ साथ ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करेंगे। इस तकनीक का इस्तेमाल वन क्षेत्र के साथ साथ घर के आसपास भी किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें रोहतास की, तो रोहतास पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और साथ साथ एक पॉइंट ये याद रखें कि रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास जिला में साक्षरता दर बिहार में सर्वाधिक था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्लू मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि 2021 का जब तक जनगणना नहीं हो जाता है, तब तक 2011 वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जनगणना से संबंधित, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर का सीईओ किसे बनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पराग अग्रवाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ जैक डोर्सी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है जैक डोर्सी, जो कि मतलब कह सकते हैं ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। और अगला पॉइंट है, जिसके बाद भारत के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है पराग अग्रवाल। और यहाँ पे अगर हम बात करें पराग अग्रवाल की, तो वे 2011 से ट्विटर में काम कर रहे हैं और उन्होंने वर्ष 2017 में कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का पदभार संभाला था। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि इस समय ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों में से अधिकांश की कमान भारतीय मूल के लोगों के हाथों में है। जैसे कि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला, गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई और ट्विटर के अब बने हैं पराग अग्रवाल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आई है ट्विटर की। ट्विटर चर्चे में है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि ट्विटर किस देश की कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ट्विटर की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 2006 में हुई थी तथा इसका जो मुख्यालय ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ट्विटर एक अमेरिकी कंपनी है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में सेना में कितनी महिलाओं को अस्थायी कमीशन दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 557 महिलाओं को कमीशन किया गया सेना में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में सेना में, यानी कि भारतीय सेना में 557 महिलाओं को अस्थायी कमीशन दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन दिया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कि भारतीय थल सेना की भूमि आधारित दल का शाखा है, जो कि यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। अब यहाँ पे अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना 1895 में हुई थी तथा इसका जो वर्तमान में प्रमुख है यह मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पे भारतीय गेंदबाज की बात किया जा रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रविचंद्रन अश्विन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 29 नवंबर को हरभजन सिंह को पछाड़कर भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं और अश्विन ने अपने 80वें टेस्ट में यह कमाल किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पहले और दूसरे नंबर की, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो इस सूची में शीर्ष पर महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले हैं और जिसके नाम है 619 टेस्ट विकेट। और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर ऑलराउंडर कपिल देव जी हैं जिनके नाम 434 टेस्ट विकेट हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमने रविचंद्रन अश्विन से ऐड किया है कि रविचंद्रन अश्विन कुल 419 विकेट लेकर के तीसरे स्थान पर है। और साथ साथ एक पॉइंट यह भी है कि मार्च 2021 महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रविचंद्रन अश्विन को ही चुना गया था। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखेगा। जबकि अगर हम बात करें जनवरी 2021 मंथ का, तो ये ऋषभ पंत को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको एक बात बताता हूँ, जो एग्जाम है 67वीं बीपीएससी एग्जाम जो 23 जनवरी 2022 को आयोजित होगा, अगर आप इसमें भाग लेने जा रहे हैं तो आपको पिछले 12 से 15 माह के करंट अफेयर्स पर पूरी अच्छी तरह से कमांड होनी चाहिए। आप अगर ये सारे करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे, क्योंकि कुछ वर्षों में देखा गया कि बीपीएससी एग्जाम में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वहाँ पर लगभग 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से बनते हैं। लगभग अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपका 100 के अराउंड होता है और यहाँ पर 40 प्रश्न जो होते हैं आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। तो करंट अफेयर्स सेक्शन जो होता है ये बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके बीपीएससी एग्जाम में। तो इस पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एग्जाम में बेहतर करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जो लोग 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी से अगर आप तैयारी में लगते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कर सकते हैं अच्छा साबित होगा। आपके पास पर्याप्त समय रहेगा चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ने का। तो करंट अफेयर्स के इस सीरीज को आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, इससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न हाल ही में शब्दकोश मरियम वेबस्टर द्वारा किस शब्द को वर्ष 2021 का शब्द चुना गया है, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर 2021 से मरियम शब्द वेबस्टर के द्वारा किसे चुना गया। इस प्रश्न का राइट आंसर है वैक्सीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि शब्दकोश से मरियम वेबस्टर ने शब्द वैक्सीन को वर्ष 2021 का शब्द चुना है, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है, जबकि मरियम वेबस्टर ने पिछले साल यानी कि 2020 में पेंडेमिक शब्द का चयन किया था, यानी कि पेंडेमिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको याद होगा ऐसा ही एक प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कॉलिन्स डिक्शनरी के बारे में। तो कॉलिन्स डिक्शनरी के द्वारा जो वर्ष 2021 का शब्द चुना गया, ये एनएफटी को चुना गया है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, एनएफटी उस प्रश्न का राइट आंसर था। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षवंती बिष्ट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं हर्षवंती बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि 62 वर्षीय बिष्ट यानी कि हर्षवंती बिष्ट प्रतिष्ठित पद पर चुने जाने के लिए कुल 107 वोटों में से 60 वोट हासिल किया। 107 वोट में से 60 वोट हासिल करके इस पद के लिए चुने गए हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और ये पहली बार है किसी महिला को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि पर्वतारोहण के क्षेत्र में उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, यानी कि हर्षवंती बिष्ट को पर्वतारोहण के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कई सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं हाल ही के दिनों में। मैंने आपको ऑलरेडी सभी प्रश्नों को बताया। यहाँ पर रिवीजन के तौर पर कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हाल ही में बने थे पुष्कर सिंह धामी तथा राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और अगर हम बात करें हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम के पहले संस्करण की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी पहले चरण की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम के पहले संस्करण की शुरुआत की गई जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला पॉइंट है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत शुरू किया गया और इसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर द्वारा
कार्यान्वित किया जाएगा। यानी कि इसमें कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का भी योगदान है। दोनों देशों के सहयोग से ही मतलब इसे कार्यान्वित किया जाएगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में इसके उद्देश्य के बारे में लिखा है। इसका उद्देश्य भारत में जल प्रबंधन सुधारों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक निवेश के साथ क्षमता निर्माण हेतु एक संरचनात्मक मंच प्रदान करना है, और इसी क्षेत्र में ये दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना को वर्ष 2016 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था, और यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। तो यहाँ से आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जो है ये वर्ष 2016 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी केंद्र सरकार की योजना के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें मतलब मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो विश्व बैंक द्वारा भी ये समर्थित है, यानी कि विश्व बैंक द्वारा भी इसमें सहयोग मिल रहा है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में चर्चे में रहा शब्द सफर किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायु गुणवत्ता मापने वाली एक पहल से यह संबंधित है शब्द सफर। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि सफर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा महानगरों के किसी विशिष्ट स्थान पर वायु गुणवत्ता मापने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली यानी कि सफर ने 4 भारतीय शहरों जिसमें कि दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण का अध्ययन किया, और इन चारों शहरों में से पुणे एकमात्र शहर था जहां प्रदूषण का स्तर कम पाया गया। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण का अध्ययन किया गया था, और इसके बाद इसमें पता चला एकमात्र शहर पुणे है जहां पर अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण कम मतलब के स्तर पर पाया गया था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह कि सफर जो है ये मतलब कह सकते हैं वायु गुणवत्ता की मापने का एक पहल है। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में मानदंडों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये जुर्माना जो लगाया गया ये भारतीय स्टेट बैंक पर लगाया गया है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये भी प्रश्नों को आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19 की उपधारा 2 का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना जो अभी लगाया गया है भारतीय स्टेट बैंक पर लगाया, यानी कि मतलब कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर यह जुर्माना लगाया गया है। अब यहाँ पर देखिए बात है आरबीआई की, तो आरबीआई से रिलेटेड कई सारे प्रश्न बने हाल ही के दिनों में एग्जाम में। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर ये शक्तिकांत दास हैं, और हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के तौर पर टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर इसके अलावा और भी कई सारे फैक्ट है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और यह भारत का केंद्रीय बैंक है तथा यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट यह है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये ताड़ का पेड़ और बाघ है। यहाँ पर आप इसके लोगो में देख सकते हैं, ये आरबीआई का लोगो है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ताड़ का पेड़ और बाघ आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, और ये 25वें गवर्नर है, और ये उर्जित पटेल की जगह पर है। तो ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मारूफ रजा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि पूर्व सेना अधिकारी मारूफ रजा ने कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक एक नई किताब लिखी है। तो इसके जो लेखक है, इस पुस्तक के लेखक है मारूफ रजा, जो कि पूर्व सेना अधिकारी हैं। यहाँ पे अगले पॉइंट में इस पुस्तक के बारे में लिखा गया, यह पुस्तक तिब्बत और चीन के साथ भारत की सीमा निर्माण के इतिहास को दर्शाती है, और औपनिवेशिक काल के बाद के इतिहास की व्याख्याओं से उपजी वर्तमान भारत चीन सीमा विवाद का विश्लेषण करती है। यानी कि ये सारी चर्चाएं इस पुस्तक में की गई है, जिसका नाम आपको याद रखना थोड़ा सा, ये मतलब कि बड़ा नाम है, कंस्टेटेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट इस पुस्तक का नाम है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मारूफ रजा की, तो मारूफ रजा से संबंधित और भी कई सारे पुस्तकें हैं कि वर्ल्ड डिस्पेजेज 1971, एक शौर्य गाथा भारत के वीर सेनानी, और कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को याद रखना आपको। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले नहीं बल्कि आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न कि हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
आप बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस बारे में कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, जो लोग भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं और साथ ही साथ हमारे स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऑलरेडी यहाँ पर 10,000 से अधिक लोग इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये बहुत कम कीमत पर आपके लिए उपलब्ध है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके बेहतर तरीके से अपना आकलन करेंगे और साथ ही साथ आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।